सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड परीक्षा का ये मॉडल पेपर नंबर 3 है, हिंदी साहित्य विषय कक्षा 12 का। इसकी PDF मैंने पहले आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है। आज हम इस मॉडल पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन हल देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिए और अपना मूल्यांकन कीजिए। आप पहली बार यदि हमारी इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं। पहला जो गद्यांश था, उस गद्यांश में से 6 छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए थे, विकल्प इसमें से चुनना था। देखिए, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है योग से जीवन में शांति। अगर इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो योग में जीवन से शांति, ये सही उत्तर है। दूसरा, वर्तमान समय में मनुष्य कौन से दुर्गुणों से त्रस्त है, तो वो दुख और अवसाद है, तृष्णा और घृणा, नफरत, ईर्ष्या, सारे के सारे सही हैं, तो द वाला विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, मनुष्य दुखों से कैसे मुक्ति पाएगा। भौतिक संसाधनों का अंबार लगाने से, आंतरिक शक्तियों को विस्मृत करने से, अपने भीतर सुख ढूंढने से, अनंत सुखों का स्वामी बनने से, तो ब वाला सही हो जाएगा, अपने भीतर सुख ढूंढने से। चौथा प्रश्न, हमें सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें योग अपनाना होगा। अगर सुख हम प्राप्त करना चाहते तो योग अपनाना होगा। पांचवा, पतंजलि के ग्रंथ का क्या नाम है। इस गद्यांश में पतंजलि के ग्रंथ का नाम योग शास्त्र आया है। और छठा प्रश्न देखेंगे, वसुंधरा का समानार्थी नहीं है, वसुंधरा यानी धरती, तो इसका जो समानार्थी कौन नहीं है, क्षपा नहीं है। बाकी देखिए, मई है, अचला है, क्षिति, ये तीनों वसुंधरा के पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, क्षपा नहीं है। बिजली को कहते हैं क्षपा। अब पद्यांश देखेंगे, काव्यांश देखेंगे। इस काव्यांश को पढ़ने के बाद देखिए, ये 7 से 12 तक अपने को प्रश्न करने थे, तो देखते हैं एक बार। कवि के अनुसार शांति के लिए क्या आवश्यक शर्त है, तो इस पद्यांश को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि यदि हम संसाधनों का समान वितरण कर दें, अर्थात बराबर बराबर उनको बांट दें, तो लड़ाई का कोई काम ही नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, न्यायोचित अधिकार मांगने पर नहीं मिले तो तेजस्वी क्या करते हैं। तेजस्वी युद्ध करते हैं, युद्ध में उस युद्ध को जीत करके अपने अधिकारों को छीन लेते हैं, ये सही उत्तर है। ए वाला ऑप्शन इसके लिए सही है। 9वां प्रश्न देखेंगे, समर में किस प्रकार के खड्ग को उठाने की बात कवि ने की है, तो समर कहते हैं युद्ध। समर किसे कहते हैं, युद्ध। युद्ध में कवि ने न्याय का खड्ग उठाने की बात कही है। किसने कहा पाप है अनुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना। पंक्ति से क्या आशय है, पंक्ति का आशय यह है कि अपने हक के लिए लड़ना पाप नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ रहा तो वो पाप नहीं है। और धर्मराज शब्द आया, वो किसके लिए आया, धर्मराज शब्द युधिष्ठिर के लिए आया है। धर्मराज हम युधिष्ठिर को कहते हैं। और 12वां प्रश्न देखिए, खड्ग का समानार्थी पूछा है। खड्ग यानी तलवार, और उसको कहते हैं अस्सी। अस्सी को भी तलवार कहते हैं, खड्ग कहते हैं, तो ए वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। सलिल तो देखो जल को कहते हैं, दामिनी बिजली को कहते हैं। फिर आगे देखिए, व्याकरण के जो प्रश्न थे रिक्त स्थान वाले, वो भी मैंने यहाँ भर दिए हैं। देखिए, माधुर्य गुण का संबंध अंतःकरण की द्रवणशीलता से, तो यहाँ हमने माधुर्य गुण लिख दिया था। काव्य में कठोर परुष वर्णों वाले शब्द जो सुनने में कानों को अप्रिय कड़वे लगते हैं, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है दूसरे में। तीसरा देखिए, सवैया एक वर्णिक छंद है, क्योंकि वर्ण गिने जाते हैं। सवैया छंद में सबसे प्रसिद्ध सवैया जो है उसका नाम मालती सवैया या मत गयंद सवैया है। फिर उसके बाद देखिए, चौथा, मन हरण कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। हर एक चरण में 31 वर्ण होते हैं, और यति होती है जो वो 16 वर्ण और 15 वर्ण पर यति होती है, 16-15 पर यति होती है। ये केवल मन हरण कवित्व में है। बाकी आपको पता है कि 31 वाला भी होता है, 32 वाला भी होता है, 33 वाला भी होता है।
फिर आगे देखिए, काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के होते हुए भी काम नहीं हो तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। अर्थात कारण है, काम नहीं हो रहा, विशेषोक्ति, और कारण नहीं है और काम हो रहा है तो वो विवाह होना, बिना कारण के काम होना, विशेषोक्ति अलंकार यहाँ जाएगा। और छठा, काव्य में जब जड़ निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति पर चेतनता का आरोप किया जाता है तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। अब यहाँ चेतनता की जगह आप मानवीय क्रियाओं का आरोप भी लिख सकते हैं। मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए तो भी सही हो जाएगा, चेतनता लिखो चाहे मानवीय क्रियाओं का आरोप लिखो, सही है। ये 2 प्रश्न के 6 रिक्त स्थान के उत्तर थे। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न जो था, इसमें 1-1 नंबर वाले प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, यमक अलंकार के एक उदाहरण लिखना है। बीती विवावरी जाग रही, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो गलत हो गया ये तो, यहाँ यमक अलंकार का उदाहरण लिखना था, ये गलत है। कनक कनकते सो कुनी मादकता दिगाए, क्या लिखेंगे? कनक कनकते, ये वाला उदाहरण लिखेंगे। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिगाय, या खाए बोराए जगुआ पाए बोराए, ये गलत है। ये मानवीकरण अलंकार का यहाँ उदाहरण लिख दिया। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखनी है, तो उपमा अलंकार की परिभाषा देखेंगे, ये दे रखी है। जहां किसी प्रस्तुत यानी वर्णित वस्तु यानी उपमेय की तुलना किसी गुण, धर्म अथवा व्यापार क्रिया के आधार पर अप्रस्तुत यानी उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उपमा के 4 अंग आपको ध्यान है, उपमान, उपमेय, साधारण, धर्म और वाचक शब्द। डेस्क किसे कहते हैं? अभिव्यक्ति माध्यम का ये प्रश्न है कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए एक डेस्क होता है जिस पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह समाचारों का संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाता है। तो इसका हम लिख सकते हैं यानी समाचारों से जुड़ी हुई एक ऐसी जगह जहां सभी पत्रकार या उनका समूह मिलकर के खबरों को छापने योग्य, संपादित करने योग्य बनाता है, तो वो डेस्क कहलाती है। जैसे हर स्टूडेंट की डेस्क होती है ऐसे इनकी भी डेस्क होती है। जैसे अपराध डेस्क है, खेल डेस्क है, सबकी अलग अलग होती है। चौथा प्रश्न देखेंगे, बीट से जुड़ा समाचार किस शैली में लिखा जाता है? तो बीट से जुड़ा समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। पांचवा प्रश्न, विशेष लेखन के लिहाज से आजकल किन विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशेष लेखन के लिहाज से आजकल रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि यानी कानून जैसे क्षेत्रों में विशेषकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। छठा प्रश्न है कि दूसरा देवदास कहानी किस परिवेश को केंद्र में रख के लिखी गई है? हर की पौड़ी हरिद्वार को केंद्र में रख करके कहानी लिखी गई है। उसके बाद देखेंगे सातवां प्रश्न, साझा लघुकथा के अनुसार किसान ने किसके साथ साझे की खेती की और कौन सी? तो हाथी के साथ साझे की खेती की थी और गन्ना की खेती की। किसकी खेती की थी? गन्ना की। जो समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग है वो उसका प्रतीक है ये हाथी। फिर आगे देखिए, विद्यापति के अनुसार विरह के कारण नायिका क्षण क्षण किसके समान क्षीण होती जा रही है? वो चतुर्दशी यानी 14 के चंद्रमा के समान क्षीण होती जा रही है। जैसे 14 के चंद्रमा में उजाला जिसे हम प्राण तत्व कहते हैं वो थोड़ा सा ही है, ऐसे नायिका की केवल सांसें चल रही है, बिल्कुल प्राण तत्व उसमें थोड़े से बच्चे हैं, ये बताना चाह रहा है कवि। फिर आगे देखेंगे, युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं? आपको ध्यान है कि युधिष्ठिर तो सत्य को खोजने वाला है। कविता में सत्य को खोजने वाला, सत्य का अन्वेषक जो है वो कौन है? वो युधिष्ठिर है। और विदुर जो है वो क्या है? ये सत्य का प्रतीक है। विदुर किसका प्रतीक है? सत्य का प्रतीक। तो युधिष्ठिर सत्य को जानने के लिए विदुर को पुकार रहे हैं, लिए जोड़ ले हैं। युधिष्ठिर सत्य को जानने के लिए विदुर को पुकार रहे थे, वे सत्य को प्राप्त करना चाहते थे। जो जो वो विदुर को रोकना चाह रहे थे, विदुर दूर भागा जा रहा था, यानी सत्य आसानी से पकड़ में नहीं आता है।
सुमित्रानंदन पंत ने कविता के लिए किस भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है? चित्र भाषा पर बल दिया है। जो बिंबात्मक भाषा होती है, बिंब इमेज जिसमें से बनती है, वो चित्र भाषा पर पंत जी ने जोर दिया है। फिर उसके बाद देखेंगे नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या है? नाटक के जो संवाद होते हैं वो सबसे सशक्त माध्यम है। और 12वां प्रश्न देखेंगे कहानी का प्रारंभिक नक्शा क्या होता है? जो कथानक होता है वो कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। ये खंड ए अपना कंप्लीट हो गया। खंड ब देखेंगे तो खंड ब के भी प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ लिखे हैं। खंड ब में देखिए फीचर की परिभाषा लिखकर बताइए कि फीचर समाचार से अलग कैसे है। तो सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन फीचर कहलाता है। फीचर और समाचार में मुख्य अंतर यह है कि समाचार लेखन में रिपोर्टर अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय व्यक्त करने और अपनी भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। एक मुख्य अंतर तो यह है, समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता होती है, तथ्यों की शुद्धता पर बल दिया जाता है, जबकि फीचर लेखन में कल्पना का भी मिश्रण किया जा सकता है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है, फीचर के लिए कोई शैली निर्धारित नहीं है। ये मुख्य अंतर है। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न, पत्रकारीय लेखन और विचारपरक लेखन को संक्षेप में लिखिए। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं वो अपने पाठकों को, दर्शकों को और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूप अपनाते हैं, जैसे संपादकीय है, समाचार और फीचर का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। जबकि अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा संपादकीय लेखन भी छपता है, लेख भी छपते हैं, स्तंभ लेखन भी छपता है, टिप्पणियां, ये सभी आपके विचारपरक लेखन के अंतर्गत आती है। इन दोनों को ध्यान रखेंगे अच्छी तरह। प्रकाशन होता है जो इस लाइन आ रही है, विचारपरक लेखन के अंतर्गत आते हैं। विचारपरक लेखन से अखबार की छवि बनती है। फिर अगला प्रश्न देखिए 6, डेले चुन लो पाठ में लेखक ने समाज में व्याप्त किस अंधविश्वास की ओर संकेत किया है? तो देखिए वैदिक काल में डेले छुआ कर पत्नी वरण करना जैसी अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई। अर्थात वैदिक काल में जो हिंदुओं के अंदर एक प्रथा थी, रिवाज था, अंधविश्वास था कि डेले छुआ करके वो पत्नी वरण करते थे, उस पर चोट की है। यानी लेखक कहना चाहता है कि जो जन्म भर के साथी का चुनाव करना, यानी शादी क्या है? जन्म भर के साथी का चुनाव करना है, तो मिट्टी के डल्लों पर छोड़ना ये बुद्धिमानी है क्या? आप जीवन का साथी चुन रहे हैं और उन मिट्टी के डल्लों को छुआ करके आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो जो साथी मिल रहा है वो आपको सही होगा? अलग अलग जगह से लाई मिट्टी के ढेलों को छूने मात्र से होने वाली संतान वैदिक पंडित, पशुओं का धनी, जमींदार पुत्र या अशुभ कैसे हो जाएगी? समाज में व्याप्त ऐसे अंधविश्वास घातक ही होते हैं। इस पर व्यंग्य किया है। 7वां देखिए, 7वां है कि शंभू और पारो की पहली मुलाकात कहाँ हुई और कैसे हुई? तो दूसरा देवदास कहानी के नायक नायिका शंभू और पारो की पहली मुलाकात हर की पौड़ी हरिद्वार के एक मंदिर में हुई। शंभू पहले ही मंदिर में खड़ा था, बाद में गीले गुलाबी वस्त्र पहने पारो उसके निकट आकर के खड़ी हो जाती है, जिससे पुजारी गलती से दोनों को पति पत्नी समझ करके फलने फूलने का आशीर्वाद दे देता है। पुजारी की आवाज सुनकर दोनों अकबका जाते हैं और दूर खड़े हो जाते हैं। ये उनकी पहली मुलाकात हुई थी। फिर देखिए 8वां प्रश्न, कार्नेलिया कौन थी? कार्नेलिया का गीत में भारत की क्या विशिष्टता बताई गई है? तो कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की पुत्री थी। वह ग्रीक शिविर के पास सिंधु नदी के किनारे बैठ करके गीत गा रही थी। कौन सा गीत? अरुण ये मधुमेह देश हमारा। इस गीत में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण का वर्णन किया गया है। साथ में इसमें भारत की सांस्कृतिक परंपराओं जैसे अनजान को सहारा देना, अतिथि देवो भव की भावना, परोपकार, करुणा व देश प्रेम जैसे अनेक विशिष्टताएं इस गीत के माध्यम से प्रसाद जी ने बताने की कोशिश की है। 9वां प्रश्न देखेंगे, खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या अभिप्राय है? लिखना है। तो खाली कटोरों में जो आपको पता है कि जो बनारस कविता है उसमें से ये प्रश्न है, खाली कटोरों में वसंत का उतरने से आशय है कि भिखारियों को भीख मिलने लग जाती है। इससे पहले श्रद्धालुओं के नहीं आने के कारण उन्हें भीख नहीं मिल रही थी। गंगा यानी वसंत आता है, श्रद्धालु आने लग जाते हैं गंगा घाट पर।
गंगा के घाटों पर भिखारी कुछ पाने की उम्मीद से आंखें बिछाए बैठे हुए थे, लेकिन उनके भिक्षा पात्र खाली ही थे। बसंत के आगमन से गंगा स्नान है तो अचानक घाट पर भीड़ बढ़ने लगी है। अब लोग उन्हें भिक्षा दे रहे हैं। भिक्षा मिलने से उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी है। यानी बसंत भी फूल खिलने लग जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो प्रकृति में आनंद उल्लास का प्रतीक है। और भिखारी को भी जो है आनंद उल्लास तभी मिलता है जब भीख मिलती है। अतः कवि खाली कटोरों में सिक्कों के आने को वसंत का उतरना कहता है। फिर आगे देखिए 10वां प्रश्न, विद्यापति अथवा केदारनाथ सिंह में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो सबसे पहले केदारनाथ सिंह का देखिए कि केदारनाथ सिंह नई कविता की अग्रणी कवि, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरे तार शब्द 1959 के कवि हैं। आपका जन्म 1934 ईस्वी में बलिया के चकिया गांव में हुआ था। 2018 में आपकी मृत्यु हो गई। आपने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, वेरी वेरी मोस्ट बिंब विधान विषय पर पीएचडी की। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। 2013 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1989 में अकाल में सारस्वत साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रचनाएं देखेंगे, सबसे पहले काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं जिसमें बाघ, टॉल्स्टॉय और साइकिल। निबंध संग्रह इनके देखिए, मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत। आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखी है जिसमें कल्पना और छाया आबाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अथवा में भी आया था, उसको भी मैंने यहाँ समझा दिया है। विद्यापति का परिचय लिखना, साहित्यिक परिचय। विद्यापति का जन्म बिहार के मधुबनी जिले के बिस्वी गांव में हुआ था। ये मिथिला नरेश, शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में राजकवि थे। इन्होंने संस्कृत, अपभ्रंश, अवट और मैथिली भाषा में काव्य रचना की। विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि माने जाते, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी देखी, कीर्ति लता इन्होंने लिखी, कीर्ति पताका, पदावली, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली। कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है अवट भाषा में है और दरबारी संस्कृति का प्रभाव है। ये ग्रंथ राजा कीर्ति सिंह के आश्रम में रहकर उनकी प्रशंसा में लिखे गए थे और इनकी कीर्ति का जो आधार है वो पदावली। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पदावली विद्यापति की यश कीर्ति का आधार है। इसमें भक्ति व श्रृंगार की गूंज है। इसकी भाषा जन भाषा मैथिली है। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को आधार बना करके अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति पदावली में की है। मिथिला में आज भी ये लोगों की जुबान चढ़ी हुई है। 11वां प्रश्न देखिए, यहाँ लेखकों का साहित्यिक परिचय लिखना था। तो देखिए पहले सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिख रहे हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1983 में पुरानी बस्ती जयपुर राजस्थान में हुआ और मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गई। आप बहुभाषाविद थे, यानी बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। आप प्राचीन इतिहास और पुरातत्व जैसे विषयों में रुचि रखते थे। आपने समालोचक, मर्यादा प्रतिभा, नागरिक प्रचारणी सभा आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आपने 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित उसने कहा था कहानी तो गुलेरी जी का पर्याय बन गई है, बहुत फेमस हुई थी। लहना सिंह बोधा। इतिहास दिवाकर की उपाधि भी आपको प्रदान की गई है। ये लिखेंगे गुलेरी जी के बारे में। अथवा में ममता कालिया है तो ये समझा दिया मैंने कि इनका जन्म 1940 ईस्वी मथुरा यूपी में हुआ। आप स्त्री विमर्श की लेखिका मानी जाती हैं। साहित्य में आपका निम्न योगदान रहा। उपन्यास आपने लिखे बेगर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, दुखम सुखम। और कहानी संग्रह भी आपके हैं, थिएटर रोड के कौवे, 25 साल की लड़की, सीट नंबर 6, एक अदद औरत। आपको दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान मिला 2017 में। ये ममता कालिया के बारे में लिखेंगे। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न आपके अंतराल पुस्तक से है। सूरदास जगदर से अपने आर्थिक अन्य को गुप्त क्यों रखना चाहता था? वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था। भिखारी के लिए धन संचय पाप के समान है। अब लोगों को जब ये लोगों को पता चलेगा कि इतना धन होने के बाद भी मैं भीख मांगकर जीवन चला रहा था तो लोग मुझ पर हंसेंगे। लोग पूछेंगे कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया, तरह तरह की बातें करेंगे। तो वह लोगों को इसका जवाब नहीं दे पाएगा। तो वह जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। 13वां प्रश्न देखेंगे।
ये फूस की राग न थी, उसकी अभिलाषाओं की राग थी। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो अभिलाषा का अर्थ समझ लेना चाहिए। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। तो इच्छा की राग यानी बानी कैसे हो गई? झोपड़ी जल गई और झोपड़ी जल करके बानी हो गई, तो अभिलाषाओं की बानी कैसे हुई? उसकी इच्छा थी कि वो कुछ काम करना चाहता था पोटली में वो रुपयों से, तो वो सोच रहा था कि पोटली जल गई है। तो देखते हैं, भैरव ने सूरदास से बदला लेने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगा दी थी तथा रुपये की पोटली चुरा ली। सूरदास समझ रहा था कि झोपड़ी के साथ पोटली के रुपये भी जलकर राख हो गए हैं। सूरदास पोटली में रखे 500 रुपये से गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने भतीजे मिठुआ की शादी करवाना चाहता था और अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से, अब हालांकि जली नहीं, लेकिन अभी तक वो सोच रहा है कि जल गई, बाद में पता चलेगा कि भैरव ने चुराई है। अब उसकी कोई अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती। पैसे के अभाव में उसकी कौन सी अभिलाषा पूरी हो सकती? कोई नहीं। उसे लगा कि ये फूस की राग नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की भी राख थी, यानी झोंपड़ी की बानी के साथ साथ उसकी अभिलाषाओं की भी बानी हो गई, राख हो गई। 14वां प्रश्न देखेंगे। बहुत सख्त जान थे बूब दादा, बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी, मगर वे ऊपर से जितनी सख्त जान थे अंदर से उतना ही नरम, ऐसा रूप सिंह ने क्यों कहा? रूप सिंह फ्लैशबैक में अपने भाई जो भूप सिंह है उसकी विशेषताएं शेखर को बता रहा है। जब रूप सिंह ने भागने के लिए भूप सिंह के से हाथ छुड़ाना चाहा, तो पहले देख ले आप कि रूप सिंह अपने घर से भाग गया था, लेकिन भूप सिंह ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके वापस घर ले जा रहा था। तो जब रूप सिंह ने वापस भागने के लिए भूप सिंह से हाथ छुड़ाना चाहा, तो धक्का लगने से दोनों ही पहाड़ी से नीचे गिर गए। भूप सिंह ने पहाड़ी से लुढ़कते हुए एक हाथ में एक पेड़ को पकड़ा था, दूसरे हाथ में रूप सिंह को मजबूती से पकड़ा। उनकी पकड़ से रूप सिंह को पता चल गया था कि उसके भाई में बहुत ताकत है, लेकिन वे दयालु और नरम दिल इंसान भी थे, इसलिए अपने छोटे भाई की गलती होने पर भी उस पर गुस्सा नहीं किया। यानी गलती थी उसकी, धक्का उसने दिया था, लेकिन नरम दिल थे इसलिए उसको कुछ कहा नहीं। उन्होंने समझा कि वे यूं ही अपनी गफलत से फिसले थे, खुद को कसूरवार भी समझ रहे थे कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़े रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता। खैर जैसे तैसे मैं खींच कर ऊपर ले आए और हाथ छोड़ दिया। यानी गलती छोटे भाई की थी, फिर भी वो नरम दिल इंसान थे, इसलिए उसको कुछ नहीं कहा और खुद की गलती मान रहे थे। ताकतवर तो थे ही, खींच के बाहर ले आए। 15वां प्रश्न देखेंगे। खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति किसकी देन और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति अमेरिका और यूरोपीय देशों की देन है। इन स्वार्थी देशों की देखा देखी हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता और अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हैं। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से काट दिया है, हमारे नदी नाले सूख गए हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। विकास की औद्योगिक सभ्यता वास्तविकता में उजाड़ की अपसभ्यता है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई, पर्यावरण बिगड़ा। पर्यावरण विनाश का चित्र यहाँ खींचा है। तो ये खंड ब आपके 2-2 नंबर के थे। खंड से आप बड़े उत्तर हैं तो आप खुद ही करें। बड़ी बहुरिया अपने माई के संदेश क्यों भेजना चाहती थी? बहुत हालत खराब हो गई थी, बथुआ साग खा करके वो जिंदा जी रही थी और उसके जो देवर थे केवल फसल के टाइम आते थे, सारा ले जाते थे। तो अंत में वो हरगोविंद संवदिया के द्वारा अपने माँ के पास संदेश भेजना चाहती, अपने भाई के पास संदेश भेजना चाहती है। तो बहुत संवेदनशील ये संदेश था, इसलिए हरगोविंद कह नहीं पाया कि गांव की बहू चली जाएगी तो बदनामी होगी। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण है। ये देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाले पाठ प्रेमगन की छाया स्मृति से लिया गया है और ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के लिए ये कथन आया है। उसमें लिख देंगे कैसे वो प्राचीन परंपराओं को मानते थे। होली और दीपावली सारे त्योहार वगैरह वो आए हैं। ये दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति दे दो, व्यष्टि समष्टि में कैसे विलय होगा संभव, ये सब लिख सकते हैं, क्योंकि दीपक प्रतीक है मनुष्य का और पंक्ति प्रतीक है समाज का। समाज के बिना व्यक्ति भले ही जीत तो सकता है, लेकिन नुकसान दोनों का है, व्यक्ति को भी है, समाज को भी है।
अगर वो व्यक्ति समाज को मिल जाएगा तो समाज को बल मिलेगा। समाज से ही एक छोटा गांव बनता है, गांव से शहर बनता है, शहर से पूरा देश बनता है। तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। गीतावली के पद के आधार पर राम के वनगमन के पश्चात माता कौशल्या की जो मनस्थिति थी उसका वर्णन, बार बार राम से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, चाहे उनकी जो जूतियाँ हैं, पनैया हैं, धनुष बाण हैं, उनको देख देख करके वो रो रही है, क्योंकि बार बार राम की याद उन्हें आ रही है। बार बार उन्हें पता है कि राम नहीं है, वनवास जा चुके हैं, फिर भी वो उनके कमरे के पास जाकर के उनको जगाती है। 18 प्रश्न देखिए, भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, वन मानुष थे, रोबोट थे। तो चारित्रिक विशेषताएं हमें लिखनी है, तो लिख देंगे जितनी भी है। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। वो जो मालवा वाला पार्ट है, खाऊ जाड़ू सभ्यता, वहाँ से है ये। तो बिल्कुल अमेरिका और यूरोप की जो ये सभ्यता संस्कृति हम फॉलो कर रहे हैं बिना परिणाम जाने, पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है और बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये इस पार्ट में आया था। 19वां व्याख्या वाला पार्ट है। देखिए ये केशवदास की पंचवटी से है, रामचंद्र चंद्रिका का अंश है ये, और यहाँ पर पंचवटी का वर्णन है। चोट खा करके ये निराला की रचना है और निराशा में आशा का संचार किया है। तो ये भी अच्छी कविता है। फिर देखिए 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न, ये जो विकास का ये उजला पहलू, ये भी आपके निर्मल वर्मा के पार्ट में से आ गया है। जहाँ कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा, जहाँ कोई वापसी नहीं, ये यहाँ से आ चुका है। इसको अच्छी तरह से करें। और 8-10 चित्र खरीदे, ये आपके जो इलाहाबाद संग्रहालय है, कच्चा चिट्ठा, ब्रजमोहन व्यास की आत्मकथा का अंश, ये वहाँ से लिया गया है। और ये 5 विषय हैं जिनमें से एक पर आपको निबंध लिखना है। निबंध अच्छा तैयार करें, सारगर्भित निबंध लिखें। 6 नंबर का निबंध है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने साथियों मित्रों तक भी पहुँचाएँ। धन्यवाद। शीघ्र ही हम अगले मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे।